हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्ट से हिंदी के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और बच्चों, जैसे हम अपने बहुत तेजी से सिलेबस को खत्म करते जा रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं 3 पोएम्स को, जिनको आज हम करके साइड कर देंगे और देखेंगे इनकी समरीज और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे होंगे, सब आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, बिकॉज अब तो प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को ऑन टाइम मिल रही हैं, राइट। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड्स को तो बच्चों बहुत ही कम दिन रह गए हैं। आज है हमारा सैटरडे एंड आप लोग देख सकते हैं कि कितने कम दिन रह गए हमारे पास बोर्ड के लिए, अप्रोक्सीमेटली कुछ 24 to 25 डेज, दैट्स इट। उसके आगे हमारे पास दिन नहीं है। तो उतने ही दिनों के अंदर हम सबको अपना सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से पढ़ना है, रिविजन करनी है, लर्निंग करनी है। तो अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया है ना, तो नाउ इट इज टाइम कि अब तो बच्चों पढ़ लो, बिकॉज अगर अब नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नंबर लाने मुश्किल हो जाएंगे, राइट। हम मेहनत कर रहे हैं, वी ऑल्सो वांट कि उतनी मेहनत आप लोग भी करें और अच्छा स्कोर करें। तो जैसा बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम लोग आज पोएम्स करने वाले हैं, अमेंडा, एन ग्रेगरी और ट्रीज। ये तीनों पोएम्स अपने आप में कुछ सिमिलर भी हैं, कुछ अलग भी हैं, जिसमें से अमेंडा और एन ग्रेगरी में कुछ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। ट्रीज कंप्लीटली ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पोएम है, लेकिन क्योंकि हमारी सारी सिमिलर पोएम्स से कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, तो बेचारी ट्रीज को हम अकेला क्यों छोड़े, तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रीज को भी यहाँ पर काउंट कर लिया, राइट बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अमेंडा और अमेंडा की कहानी के साथ। अब बेचारी की जिंदगी में क्या दुख थे उन सबको डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे उससे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहली पोएम है बच्चों हमारी अमेंडा। अब ये अमेंडा कौन थी? अमेंडा ना बच्चों एक छोटी लड़की थी, ठीक है, जो अपने घर से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपने घर से बहुत ज्यादा परेशान क्यों थी? वो अपने घर से बच्चों बहुत ज्यादा परेशान इसीलिए थी बिकॉज अमेंडा को ये लगता था कि अमेंडा की जो मदर है वो कॉन्टिन्यूअसली उसको नैग करती रहती है। नैग करने का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली उसको बेकार की चीजों के लिए, बेकार बातों के लिए, फालतू की चीजों के लिए टोकती रहती है और उसको डांटती रहती है। तो अमेंडा को जब वो डांट पड़ती थी ना, अमेंडा को वो डांट सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी मदर जो है वो उसको बेफालतू में, फिजूल में डांट रही है, किसी ना किसी बात पे बातें सुना रही है। एंड अमेंडा को वो बातें ही अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए अमेंडा वाज लाइक कि नहीं भैया आप जो मर्जी बोल लो, ये काम मैं तो नहीं करने वाली, राइट। तो ये बच्ची जो थी, कहने को उसमें आ जाता है क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है अमेंडा कितने साल की थी? तो व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द स्टोरी, हम ये कह सकते हैं कि अमेंडा होगी कुछ 13 to 14 ईयर्स की। शी वॉज जस्ट अ टीनेजर। वो अभी बस अपनी एक नई फेज ऑफ लाइफ के अंदर घुसी थी और तभी से उसकी मम्मी ने बेचारी का जीना हराम करना शुरू कर दिया, उसको उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर दिया। एंड शी फील्स लाइक यार इससे अच्छा तो मैं एक ऑर्फन ही होती तो शायद मेरी जिंदगी बेटर होती। यह कविता एक छोटी लड़की की मन की स्थिति को व्यक्त करता है, जिसे उसकी माँ द्वारा लगातार निर्देश दिया जाता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये कविता जैसा हमने देखा कि एक छोटी लड़की के बारे में है, क्या नाम है जिसका नाम है अमेंडा, जिसकी मम्मी बार बार उसको कई चीजों को करने के लिए कि अमेंडा ऐसे मत बैठो, अमेंडा ये करो, अमेंडा सफाई करो, अमेंडा काम करो। अमेंडा को अलग अलग चीजों को करने के लिए बोला जाता था और अमेंडा को वो सब चीजें करना पसंद नहीं था। और क्या ना करे कि अमेंडा चॉकलेट्स नहीं खानी, अमेंडा बाहर नहीं जाना, अमेंडा सीधे बैठना है, टेढ़े नहीं बैठना, लेट कर नहीं बैठना, तो ये सब अमेंडा को अच्छा नहीं लगता था। तो अमेंडा बस कि क्यों मुझे बार बार टोकते रहते हो, चुप नहीं रहा जाता आपसे। अमेंडा नाम की लड़की और उसकी माँ में जो उसकी गलतियों के लिए परेशान कर रही है, ये स्टोरी जो है अमेंडा और उसकी माँ के बारे में है, जो उसकी गलतियों के लिए उसे परेशान कर रही है कि अमेंडा ये नहीं कर, अमेंडा ऐसे नहीं कर, अमेंडा वैसे नहीं कर, अमेंडा ये नहीं करना, अमेंडा वो नहीं करना। कितना कितना कर करके उसकी मम्मी ने अमेंडा को परेशान कर रखा था और अमेंडा भी बड़ी परेशान की, यार मेरे साथ तो इन्होंने ऐसा किया हुआ है, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार तो मैं नहीं हैंडल कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो अपने घर से बहुत ही परेशान थी। उसकी माँ उसे हिदायत देती थी कि कंधे मत उठाओ और सीधा बैठ जाओगे, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। तो अमेंडा बहुत परेशान कि मम्मी इतनी इंस्ट्रक्शन क्यों देती है। उसकी माँ उसे हमेशा होमवर्क पूरा करने के लिए याद दिलाती थी कि अमेंडा जाओ अपना काम कंप्लीट करो, यहाँ पर मत बैठो, कुछ काम मत करो, जितना बोला गया है उतना ही करो, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है।
छोटी लड़की अमेंडा खुले में जीवन की स्वतंत्रता के सपने देखती रहती थी। तो जब भी उसकी मम्मी उसको डांटती कि अमेंडा बेटा ये नहीं करना, अमेंडा बेटा वो नहीं करना, तो उस समय पे अमेंडा अपनी खुली जिंदगी के सपने देखती थी कि नहीं, मैं अगर यहाँ पर नहीं रहती होती, अगर मैं मम्मी के साथ नहीं होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती और शायद मैं क्या क्या चीजों को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रही होती। उन सब चीजों के बारे में याद करती और सोचती कि मेरी जिंदगी यहाँ पर अगर ऐसी नहीं होती तो कैसी होती। उनकी माँ का भी मानना था कि वह सुस्त तरीके से बैठती है। उसकी मम्मी कहती थी कि ये ना ऐसे ऐसे बैठती है, ऐसे ऐसे थक के। तो ऐसे थक के क्यों बैठ रही है, कम से कम सीधा तो बैठ, सीधा बैठकर तो पढ़ाई कर या कुछ भी काम कर। इसके लिए अमेंडा अपने माता पिता के दैनिक आदेशों से बचने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करती थी। इसीलिए वो अपनी मम्मी के इन डांट से, इनकी रिस्ट्रिक्शन से, बातों से हटने के लिए ना अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खो जाती थी। वह दावा करती है कि वह एक निर्मल पन्ना समुद्र जैसे केवल में एक निवासी है। तो वो कहती है कि वो एक बड़े ही शांत से, यानी वो एक बड़े ही पीसफुल से ओशन के अंदर, एमरल्ड सी, एमरल्ड एक पन्ना होता है, एमरल्ड एक टाइप ऑफ स्टोन होता है, एमरल्ड सी, वो एक एमरल्ड सी में है, यानी नीले से रंग के एक बड़े से समुद्र में है, जहां पर वो एक मरमेड है। जहां पर बच्चों वो क्या है, जहां पर वो एक मरमेड है और मरमेड बन के वो वहां पर अपना समय बिता रही है और वहां पर मरमेड बन के ही रह रही है। वह शांति से अपने स्वयं अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में पाती है, जैसे वहां पर जब उसकी कोई सीमा ना हो। और वो इमेजिन करते करते अपने आप को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां पर वो ये कहती है कि भैया मैं तो एक मरमेड हूँ। मरमेड क्या होते हैं बच्चों, जल मछली जैसे। आई थिंक जो वो ऐसा होता है कि यहाँ सामने से तो औरत होती है लेकिन पीछे जाते जाते फिर वो मछली की पूंछ बन जाती है, ऐसा सा। और यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की हो जिसके लंबे लंबे बाल हो, मान लो लड़की है, ठीक है, मैंने कुछ भी बना दिया है बट समझ जाना, ठीक है। वह शांति से अपने स्वयं के बनाए ब्रह्मांड में, वो अपने खुद के बनाए वर्ल्ड में जीना चाहती थी, बिकॉज उसको ये लगता था कि उसे घर में जितने भी हैं, स्पेशली उसकी मम्मी, उसको बहुत परेशान करती है और उसको उसके शर्तों पे उसके तरीके से जिंदगी जीने नहीं देती। अमेंडा खुद को हरे समुद्र के कोमल लहरों के बीच एक मुक्त उत्साही जल परी के रूप में कल्पना करती है। जल परी इज द वर्ड। वो मानती है कि वो एक जल परी जैसी है जो शांत से पानी के अंदर घूम रही है और वहां पानी में कोई नहीं है। अब पानी में कोई नहीं है का अर्थ क्या है कि वहां पर उसको परेशान करने के लिए, उसको दिक्कत देने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। इस बीच अमेंडा उसकी माँ के सवाल से भी उनके सपनों से बाहर खींच लिया जाता है कि वह अपने कमरे और जूतों को साफ क्यों नहीं करती है। तो उस समय पे जब अमेंडा अपने आप को एमरल्ड सी में एक सुंदर सी जलपरी के फॉर्म में इमेजिन कर रही थी, क्योंकि उसके लिए अपनी फैमिली की डांट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाना। ठीक है, कहाँ चले जाना? एस्केप टू इमेजिनेटिव वर्ल्ड। उसका मन होता था कि वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खो जाए और वही चीजों के बारे में सोचती रहे। और जब वो उन चीजों के बारे में सोचेगी तो ऑटोमेटिकली वो उन सब चीजों से, घर की लड़ाइयों से, घर की बातों से, मम्मी के डांट से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। अमेंडा को एक और दिवस स्वप्न है जिसमें वह खुद को एक अनाथ के रूप में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए सुनहरी चुप्पी और निर्बाध स्वतंत्रता के नंगे पांव की कल्पना करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला। अब जब उसकी मम्मी उसको जूते साफ करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए टोक रही थी ना, तो उस समय पे अमेंडा के मन में आया कि यार इससे अच्छा ना तो मैं एक ऑर्फन ही हो जाती, मैं एक अनाथ बच्ची ही हो जाती जिसके ना तो माँ थे ना बाप, ताकि मेरे को कोई बातें सुनाने वाला ही ना हो। यहाँ पर ना बच्चों हम दो चीजों में गलतियां मान सकते हैं। यहाँ पर हम उसकी मम्मी की गलती भी मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची पे इतना ज्यादा जुल्म ढा दिया कि वो बच्ची ये सोचने को मजबूर हो गई कि काश मैं एक अनाथ बच्ची होती जिसके माँ बाप नहीं है। ठीक है, और दूसरी ही तरफ क्या होता है बच्चों, दूसरी ही तरफ यहाँ पर हम अमेंडा की गलती भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अमेंडा इतनी इनकंसिडरेट हो गई, इतनी निर्दयी भाव की हो गई कि उसने ये तक सोच लिया कि यार काश मैं एक अनाथ होती। लेकिन यहाँ पर वो उन अनाथ लोगों का दुख नहीं समझ पाई जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो वो उम्मीद करती थी कि चाहती थी कि यार काश मैं भी अनाथ होती तो मैं नंगे पैर, यानी अपनी मम्मी की डांट के बिना मैं नंगे पैर घूम सकती थी, मैं चप्पल उतार के घूम सकती थी, वेयर आई वुड हैव सुनहरी चुप्पी, यानी गोल्डन साइलेंस, वेयर द साइलेंस इज गोल्डन।
अब साइलेंस को गोल्डन क्यों बोला गया है? देखो बच्चों, गोल्डन किससे आता है? गोल्ड से आता है। गोल्ड क्या है? गोल्ड प्रीशियस है ना? तो वैसे ही वो कहते हैं कि जो साइलेंस है वो गोल्डन होगा, यानी वो साइलेंस जो है वो प्रीशियस होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, बड़ा ही इंजॉयबल होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि काश वहां साइलेंस हो, एंड दैट साइलेंस इज कंपेयर टू गोल्डन कलर। और निर्बाध स्वतंत्रता, यानी साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज हैप्पीनेस, और वहां पर वो खुश रहेगी ताकि वो एकदम फ्री रहे, और वो वही चीज एंजॉय करना चाहती थी जो वो अपने घर में नहीं कर पाती थी, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि घर में तो सब उसको बाउंड कर रहे हैं, सब उसको रोक रहे हैं, और वो चाहती थी कि वह उस रेत के ऊपर नंगे पैर चले और वहां पर अपने पैरों की छाप छोड़ जाए, और इसीलिए वो अपने आप को एक अनाथ बच्ची होने तक के लेवल तक पहुंच जाती है। वह कहती है कि रेत पर अपने नंगे पैरों के पैटर्न बनाकर उसे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वो इमेजिन करती है कि जब वो ऐसे ऑर्फन होगी या जब वो अनाथ होगी और घूम रही होगी तो उस समय वो पैरों के पैटर्न बना के जो चाहे वो कर पा रही है, और इस तरीके से वो अपनी फ्रीडम को भी दर्शा रही है। वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी जहां पर उसकी मम्मी उसको परेशान करने के लिए नहीं होगी। ये पोयम जो है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को और दिखाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या हो गया? जनरेशन गैप का मतलब हो गया कि हमारे में और हमारे माँ बाप के बीच में जो फर्क है, किस चीज का फर्क है बच्चों? जो अपब्रिंगिंग का फर्क है, जो हमारे नेचर का फर्क है, उसी को हम लोग जनरेशन गैप भी कहते हैं। वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। उसकी माँ की शिकायत उसको दिव्य स्वप्न से वापस तोड़कर बाहर निकाल देती है। और अब तीसरी बार देखते हैं कि उसकी मम्मी उसे क्या कहती है। माँ ने अमेंडा से उसकी मुहासों और फुंसियों के कारण चॉकलेट ना खाने के लिए कहा। मुहासे और फुंसियां बेसिकली यहाँ पर एक्ने की बात की गई है। यहाँ पे उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तुम्हारे फेस पे एक्ने हो रखा है, तुम्हारे फेस पे दाने हो रखे हैं, तो तुम कोई भी चीज नहीं खाओगी। यानी तुम क्या नहीं खाओगी? तुम कोई भी चॉकलेट नहीं खाओगी, क्योंकि चॉकलेट खाने से एक्ने बढ़ जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं खाने दूंगी। यानी उसकी मम्मी क्या कर रही है? उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अब एक छोटा बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो क्या करेगा? अब इस बात का अमेंडा को ये बुरा लगता है कि यार अब मेरे को खाने पे भी रोका जाएगा क्या इस घर के अंदर? और फिर वो ये तक सोचती है कि मेरी मम्मी ही मेरी फिजिकल अपीयरेंस से बोल रही है, मेरी मम्मी ही मुझे उस चीज के लिए टोक रही है कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो इसीलिए वो वापस से अपनी जब उससे ये बात कर रही होती है तो वापस से वो दिखने लगता है कि उसकी मम्मी उसको डांट रही है, और वो अपने फिर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है। अमेंडा एक और सपने का आनंद ले रही है कि अब वह खुद को रैपुंजल नाम की एक प्रिंसेस, रैपुंजल थी एक प्रिंसेस विद लॉन्ग हेयर। ये डिज्नी की एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस विद लॉन्ग हेयर, जिसके लंबे लंबे बाल थे, और जिसके लंबे बाल होने की वजह से इसकी मम्मी ने इसको काल कोठरी में डाल दिया था। लेकिन ये लड़की क्या करती थी? अपने बालों की चोटी बनाती थी, अपने लंबे से टावर से काल कोठरी से नीचे फेंकती थी, और इसका एक प्रिंस था, वो चोटी पकड़ के वापस से ऊपर उससे मिलने आ जाता था, जिसमें वह एक परी की कथा का पात्र है, और उसकी तरह वह एक विशाल टावर में शांति से रहना चाहती है। वह कहती है मैं एक ऊंचे से टावर में शांति से रहना चाहती हूँ, जहां ना मम्मी हो, ना कोई और परेशान करने वाला। उसका सपना है कि वह रैपुंजल की तरह टावर में अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिरने देगी। वो कहती है लेकिन रैपुंजल ने तो अपने बालों को नीचे जाने दिया था अपने प्रिंस को लाने के लिए, लेकिन मैं किसी के लिए भी ये नहीं करने वाली। उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आए और मुझे आके किसी भी चीज के लिए रोके टोके या मेरे को परेशान करे। मीनार में वह एक अकेली और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। उस मीनार में, उस टावर के अंदर वो रहेगी, वहां पर एकदम शांति से अपनी जिंदगी बिताएगी। वह कभी किसी के मीनार पर आने नहीं देगी। अंत में माँ ने उसके मूडी होने से मना किया, और जब वो अपने ख्यालों में थी और ऐसे मुंह बना रही थी ना, तो उसकी मम्मी ने बोला बस करो अमेंडा, तुम हमेशा ही ऐसा बिहेव करते जैसे मैं तुम्हें फालतू में बातें सुना रही हूँ और तुमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन उसकी मम्मी कभी भी जिंदगी में ये नहीं समझ पाई कि भैया मेरी बेटी को सच में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे यह महसूस कराए कि उसकी बेटी को परेशान कर रही है। बिकॉज मदर ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये लगे कि वो अपनी बेटी को परेशान कर रही है। इस समय कवि ने अमेंडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। अब इस पॉइंट पे अमेंडा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिकॉज शी वाज लाइक कि बोलने दो, अब मैं इन्हें इग्नोर ही करती हूँ। लगातार इस झिझक से उसने इतना परेशान कर दिया था कि उसने खुद को किसी और रूप में देखना ही बंद कर दिया। अब उसकी मम्मी ने उसको इतना टोका, इतना रोका कि उसने अपने आप को इमेजिन करना ही बंद कर दिया कि शायद वो कभी कुछ और बनेगी भी या नहीं। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यही कोशिश करती थी, यानी उनके अनकंट्रोलेबल गुस्से से, अनकंट्रोलेबल एंगर से उत्पीड़न, यानी उनकी क्रुएल्टी से बचने के लिए, उनकी बातों से बचने के लिए उसने अपने आप को इमेजिन करती थी अलग अलग जगहों में। लेकिन लास्ट में उसने वो चीजें इमेजिन करना ही छोड़ दिया।
अमेंडा की माता पिता को लगता है कि वह रिएक्ट नहीं कर रही है, माता को लगता है बेसिकली, जो उसकी मदर है उसको ये लगता है कि वह रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वह नाराज है। उसके कार्यों ने उसके माता पिता को का बुरा लगा है और वह अपनी छवि के बारे में चिंतित है कि यार बच्चे कहीं हमारे बारे में गलत ना सोचे। लेकिन उसकी मम्मी को ये चीज समझ नहीं आई कि जो वो अभी तक कर रही है वो भी गलत है। वह इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर उनका बच्चा लगातार क्रोधित रहेगा तो वह समाज उन्हें कैसे आकेगा, कि मतलब अगर इस तरीके से बच्चा अपने पेरेंट्स की नेगेटिविटी ही दिखाएगा तो पेरेंट्स के बारे में लोग क्या सोचेंगे। जब वो लास्ट में से कहती है डोंट सल्क लाइक दिस अमेंडा, डोंट टेल पीपल दैट आई ऑलवेज नैग एट यू, तो उससे बोला इस तरीके से मुंह मत बनाओ बिकॉज ऐसे लगता है कि जैसे मैं ही तुम्हें हमेशा फालतू में बातें सुनाती रहती हूँ। जबकि उसकी मदर डिडंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हाँ तुम ही सुनाते हो, तुम ही फालतू में बातें बोलते हो, यू शुड ऑल्सो बी क्वाइट, बट वो मम्मी को समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। वो कहते हैं इस पोएम के टाइटल के ऊपर, अमेंडा के टाइटल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। ये जो टाइटल है पोएम ऑफ अमेंडा, ये रिवॉल्व करती है अपब्रिंगिंग ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड अमेंडा। वो एक छोटी लड़की जिसका नाम है अमेंडा, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, उसकी शिक्षा के ऊपर, किस तरीके से उसका पालन पोषण किया गया है उसके ऊपर लिखी गई है। उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी में बड़े ही संघर्ष थे, वेयर शी इज डिनाइड फ्रीडम, जहां पर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, एन एक्सप्रेशन, ना तो बोल सकती है ना बात कर सकती है। अमेंडा इज सो मच irate that she escapes reality by irritated होगा बेसिकली, ये irritated। अमेंडा इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है अपनी जिंदगी से कि वो सोचती है कि यार मैं काश इस इमेजिनेटिव वर्ल्ड से अपने आप को कहीं बाहर ले जाऊं। थ्रू दिस गेटवे शी एक्सपीरियंसेस कामनेस, और जब वो किसी और ख्यालों में खो जाती है तो उसे लगता है कि अरे वाह यार मेरी जिंदगी तो शांत हो गई। अवे फ्रॉम हर नैगिंग पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो उसे परेशान कर रहे होते हैं, वह जो उसको बड़ा उसके क्या कह सकते हैं, जो उसको अलग ही ख्यालों में उसको सताते हैं, परेशान करते हैं, वह उनसे दूर ही किसी अपने ख्यालों में चली जाती है। अब वो कहते हैं अमेंडा को अपनी मम्मी से डांट क्यों पड़ रही है चॉकलेट खाने के लिए। अमेंडा को मम्मी से डांट इसलिए पड़ रही है बिकॉज उसने चॉकलेट खाई थी और चॉकलेट खाने से उसके फेस पे एक्ने हो गया था। अमेंडा's mother is very particular about such thing। उसकी मम्मी was like कि नहीं चॉकलेट नहीं खाना, चेहरा खराब हो जाएगा। मे बी उसकी मदर उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ज्यादा कॉन्शियस थी रादर देन दी हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड। छोटा बच्चा यार चॉकलेट नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, मोमोज दे दो, मैगी दे दो, वो और नुकसान देंगे। बट नहीं, उसकी मदर was like कि नहीं बेटे चॉकलेट भी नहीं खानी। अब छोटा बच्चा है यार, वो चॉकलेट नहीं खाएगा तो वो क्या खाएगा, तो उन्होंने उसको चॉकलेट तक खाने को मना कर दिया। दैट वॉज वेरी वेरी रॉन्ग ऑन मदर्स पार्ट। अमेंडा इज मेड कॉन्शियस अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस। अमेंडा को उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी टोका गया कि नहीं तुझे चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट नहीं, क्योंकि चॉकलेट खाएगी तो फेस पे एक्ने हो जाएगा, अच्छी नहीं लगेगी तो हमारे में बदनामी होगी कि भैया इनकी तो बच्ची सुंदर नहीं है। तो इसीलिए शी वाज लाइक कि नहीं खाना। She is very sad that at a young age Amanda is made to worry about natural experience। अब एक्ने है यार, किसी के चेहरे पे भी आ सकता है, उसको चॉकलेट खाने से रिलेशन होगा, लेकिन अगर बच्चा खा रहा है तो उसको मना तो मत करो ना, वो आगे होगा उसके साथ फ्यूचर में, अभी तो नहीं हो रहा। तो अभी तुम उसका क्या कर रहे हो, तुम उसका नेचुरल एक्सपीरियंस, उसकी जो जिंदगी है तुम वही उसे छीन रहे हो कि नहीं बेटा ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे का तो मूड खराब ही हो जाएगा ना। इसी वजह से अमेंडा बिकम्स रियली सैड एंड शी फील्स लाइक कि यार इनसे तो मैं क्या ही बात करूं, ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है जिंदगी में। Why does Amanda wish to be a mermaid and orphan या Rapunzel? ये हमारी जो अमेंडा थी ये अपने आप को कभी ऑर्फन, कभी रैपुंजल, कभी मरमेड, इनमें क्यों इमेजिन करती थी? ऐसा क्या था इन कैरेक्टर्स में कि वो अपने आप को इस फॉर्म में इमेजिन कर रही है? वो इसीलिए था क्योंकि वो अपनी रियलिटी को एस्केप करना चाहती थी, अपने रियलिटी से, अपनी सच्चाई से दूर भागना चाहती थी, बिकॉज उसको ये लगता था कि उसकी मम्मी उसको फालतू की बातों पे टोकती रहती है। Amanda wishes to be mermaid so that she could drift alone by a blissfully languid emerald sea, ताकि वह अनंतमय निस्तेज पन्ना समुद्र में अकेले बह सके। She yearns to be an orphan। यहाँ पे वो she wants, वो बहुत मन से चाहती है कि वो एक ऑर्फन बन जाए, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो जहां चाहे वहां घूम सके, उसको रोकने वाला ना हो, और वहां पर वो अपने नंगे पैरों से क्या करेगी, अपनी बेयर फीट से सैंड के ऊपर अपने पैरों के पैटर्न्स, अपने पैरों के निशान छोड़ के जाएगी। और जब वो रैपुंजल बन जाएगी, यानी जब वो अपने आप को एक प्रिंसेस के फॉर्म में इमेजिन करती है, तो वो ये भी सोचती है कि प्रिंसेस, अच्छा तो प्रिंसेस के फेस पे कोई भी ऐसा एक्ने या प्रिंसेस के फेस पे कोई भी ऐसा, हम ये नहीं कह सकते, कुछ भी ऐसा पॉइंट होगा जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को खराब कर रहा है। इसीलिए वो अपने आप को रैपुंजल के फॉर्म में भी इमेजिन करती है, जहां पर वो केयर फ्री एक ऊंचे टावर के ऊपर रह
रह सकती है। अमेंडा चाहती है कि ये सारी चीजें उसके साथ हो ताकि वो अपनी जिंदगी की सफोकेटिंग रियलिटी, ये जो उसको परेशान करती हुई, ये जो उसको बेबस करती हुई घुटन भरी जिंदगी है, घुटन भरी वास्तविकता है, वह उन सबसे बच सके। बिकॉज यहाँ पर घर पे रह के उसके पेरेंट्स उसको क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसीलिए वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थी एंड शी वांटेड टू एस्केप, और वो भागना चाहती थी। इज अमेंडा एट फॉल्ट एट ऑल? क्या अमेंडा की कोई गलती है? ये ना ऐसा क्वेश्चन आता है जो हॉट्स में आते हैं, यानी तुम्हारी सोच जानना चाहते हैं वो लोग। अमेंडा इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। अमेंडा की कोई गलती नहीं है। इट इज टू हार्ड फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्ने एंड नॉट ईटिंग अ चॉकलेट। अब एक छोटे से बच्चे को तुम सिखा रहे हो कि एक्ने हो जाएगा, चॉकलेट मत खाओ, वो बच्चा बोलेगा भैया मैं चॉकलेट खाऊं या तुम्हारे एक्ने के बारे में सोचूं। लव ऑफ पेरेंट इज मिसिंग फ्रॉम अमेंडाज लाइफ बिकॉज उसके पेरेंट्स वर सो सिंगल माइंडेड कि इनको सिर्फ ये दिखता था कि नहीं यार बच्चे की जिंदगी बनानी है, कुछ तो करना है, बस उसी तरीके से चलाते जाओ जैसे चल रहा है। इट इज अ पिटी दैट वी लुक टुवर्ड्स अमेंडा। तो हम अमेंडा को जब देखते हैं ना तो हमें दिखता है कि बड़े अफसोस की बात है जब हम अमेंडा की ओर देखते हैं। किसी भी बच्चे के लिए इससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती है। चाइल्ड हु विशेस टू बी एन ऑर्फन, एक बच्चा जो चाहता है कि वो अनाथ हो जाए क्योंकि वो अपने माँ बाप से खुश नहीं है, तो ये माँ बाप पे भी कितनी लानत की बात है जितनी अमेंडा के लिए थी। अमेंडा जस्ट सीक्स फ्रीडम फ्रॉम द ओवरपावरिंग एनवायरमेंट अराउंड हर। अमेंडा चाहती है कि जिस एनवायरमेंट में वो है, जिस बंदगी में वो अपने घर में बंधी हुई है, वो बस उस बंदगी से बाहर आना चाहती थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अमेंडा होने वाली है बस। अब आते हैं हम अमेंडा के लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। अमेंडा में से कैसे सवाल आ सकता है? अब यहां पर वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, उनका पालन पोषण, वो नॉर्मल लाइफ में भी और पर्टिकुलरली अमेंडा की लाइफ में भी कैसे चीजों में फर्क लेकर आया था। अब वो कहते हैं अपब्रिंगिंग, किसी भी इंसान की जो परवरिश होती है ना बच्चों, वो उसकी जिंदगी में उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी आपने किया होगा, जैसे भी आपकी परवरिश है, वैसे ही आप आगे जाकर बनोगे। ठीक है, जो आपकी जिंदगी बचपन में थी वैसे ही जिंदगी आपकी आगे जाकर बनेगी। जब भी आप whenever we wish to admire or criticize someone, we question the upbringing of that person। जब भी हमें किसी भी इंसान की तारीफ करनी होती है या उसकी बुराई करनी होती है तो हम सिंपली उससे यही पूछते हैं कि तेरे को यही परवरिश मिली है, तूने यही सीखा है अपने माँ बाप से, बिकॉज यही रहना था ना कि तूने यही सिखाया गया तुझे तेरे घर के अंदर। तो यानी हमारी परवरिश पर सवाल उठाया जाता है। कभी भी आपको किसी भी इंसान की तारीफ करनी है या उसकी बुराई करनी है, आप सबसे पहले उसकी परवरिश के ऊपर ही बोलते हो। यहाँ पे रॉबिन ग्लीन्स पोएम अमेंडा जो है वो यही प्रॉपर अपब्रिंगिंग, कि ये प्रॉपर अपब्रिंगिंग होता क्या है कि बच्चों को हर चीज गलत तरीके से सिखाओ, ऐसे जोर मचाओ, उनके ऊपर शोर मचाओ, क्या वो प्रॉपर अपब्रिंगिंग होती है एक बच्चे की? उसको हाईलाइट करता है। वो कहते हैं किसी भी बच्चे में गुड वैल्यूज देना, यानी किसी भी अच्छे, उनको जिंदगी में अच्छे मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों की जो स्थापती है, कम्स फ्रॉम द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। वो हमारे जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे एक अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छे मॉरल्स देने हैं, इसको सिखानी है अच्छी चीजें कि ये जिंदगी में चीजों को अच्छे से करे। लेकिन ये जो पोएम है ना अमेंडा, ये दिखाते हैं कि किस तरीके से उन सिद्धांतों के चक्कर के अंदर पेरेंट्स बच्चों को कितना ज्यादा ट्रैप कर देते हैं उस सिचुएशन के अंदर कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से सिर्फ इतना होता है कि वो बच्चा परेशान हो जाता है और वो जिंदगी में कुछ ठीक से कर नहीं पाता। अमेंडा इज नो लेस देन अ विक्टिम इन दिस ट्रेवेस्टी। इस पूरी कहानी के अंदर वो सिर्फ एक शिकार बनकर रह गई है, उसके अलावा कुछ नहीं। नो प्रॉपर स्पेस इज गिवन टू हर फॉर हर क्रिएटिविटी। उसको कोई स्पेस ही नहीं है ग्रो करने का। नो स्पेस टू ग्रो, न्यू स्पेस टू ग्रो। उसकी जिंदगी जो है वो उतने ही हिस्से में इन लोगों ने बाउंड कर दिया कि यही उसकी जिंदगी है, उसे ऐसे ही जीनी पड़ेगी। शी इज इंस्ट्रक्टेड फॉर एवरीथिंग। उसे हर एक चीज के लिए रोका जाता है। एज ए रिजल्ट उसे लगता है कि वो ट्रैप हो गई है और उसे यहाँ से बाहर निकलना है। उसकी इमेजिनेशन जो है, जो वो चीजें सोचती है, वही उसका एस्केप है, वही उसकी कल्पना से ही वो अपने आपको इस चीजों से बाहर लेके जाती है और अपने पेरेंट्स को डिफेंड करती है। जो सिचुएशन है अमेंडा की वो इतनी खराब है कि वो चाहती है कि वो एक ऑर्फन ही हो जाए, कि इससे अच्छा है कि मेरे माँ बाप ना ही हो
तो ही शायद मेरी जिंदगी बेटर हो जाएगी। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हर पेरेंट्स, कि मतलब कुछ तो कराओ, बस इनको मेरे से दूर कर दो, बिकॉज जैसे ये लोग हैं ये मेरे को खुशी से जीने नहीं दे रहे। यहाँ पर पेरेंट्स में स्पेसिफिकली किसके लिए रेफर किया गया है बच्चों? मदर के लिए रेफर किया गया है। लास्ट में वो चाहती है कि वो मरमेड से लेकर रैपुंज़ेल, ऑर्फन क्या कुछ नहीं बने, ताकि वो अकेले रहकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके। इसमें अकेले रहना उसने हर चीज में हाईलाइट किया, भले वो एक मरमेड में रहना हो, भले वो एक ऑर्फन में रहना हो, या ऑर्फन के फॉर्म में रहना हो, या भले वो रैपुंज़ेल के फॉर्म में रहना हो, वो तीनों में वो अपनी जिंदगी में वो अकेलापन चाहती है। मतलब इमेजिन करो छोटी बच्ची चाहती है कि वो अकेली रहे, उसको माँ बाप की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको लगता है कि वो माँ बाप सही नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अमांडा, जहां पर उसकी फ्रीडम को काट दिया गया है, रोक दिया गया है, बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस जो उसे फैमिली से मिलती है। एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ऐसे इश्यूज के अंदर, और लव और केयर ही है जो इन दोनों चीजों को उसकी लाइफ में ठीक कर सकती थी। समझ में आ गया बच्चों? इसी के साथ होती है हमारी अमांडा पोएम खत्म। आई होप अब सब लोगों को अमांडा समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक पोएम जिसका नाम है द ट्रीज। अब बेसिकली ट्रीज जो है ना बच्चों, वो यहाँ पर किसी न किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मे बी वो यहाँ पर दो चीजों में सेंस करेगा, एक तो हमारी विमेन की फ्रीडम इन सोसाइटी, और दूसरा ये यहाँ पे करेगा एनवायरमेंटल लॉस, कि किस तरीके से एनवायरमेंटल लॉस कॉज हो रहा है ट्रीज का। और दोनों चीजों को मतलब इसके अंदर हम दो मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हो गया लिटरल मीनिंग, ठीक है, और एक हो गया मेटाफोरिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या होता है बच्चों? लिटरल मीनिंग होता है उसका रचनात्मक तरीका, जिस तरीके जो उसकी रचना जिस नाम से की गई है वो समझना। और मेटाफोरिकल हो गया यानी जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, जब उसका हम कंपैरिजन करते हैं, यानी उसमें कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन है, कुछ छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है जो हमें समझने है कि अच्छा ये इसके लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको कंपेयर किया जा रहा है किस चीज के साथ, वो भी हमें देखना है। कोई अलंकार होता है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। इस कविता में आय लिखा गया है। अब कहते हैं इस कविता में मैं कविता की वक्ता एड्रियन रिच की आवाज है, ठीक है, जिसने पोएम लिखी है एड्रियन रिच, उसकी आवाज है। कविता द ट्रीज एक ऐसी आवाज है जिसका शरीर उन गतिविधियों और संवेदन घुसपैठ में लगा हुआ है जो एक प्राकृतिक कविता के सम्मेलनों के लिए जैविक नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो स्टोरी है ना, ये अलग सी स्टोरी है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारी जिंदगी का पार्ट नहीं है, फिर भी हमने उसे अपनी लाइफ में इस तरीके से इनकलकेट किया हुआ है कि वो हमारी लाइफ में इंट्रूड करने के लिए, घुसने के लिए बीच में लगा हुआ है कि ठीक है इसको भी ऐड कर लो, जो लिविंग नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो हमने जैसे देखा कि ये जो स्टोरी है ना, ये जैविक नहीं है, विच मीन्स ये रियल सेटिंग में बनी हुई नहीं है, ये वास्तव में एक अप्राकृतिक कविता है। बिकॉज इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो ट्रीज है ना वो मूव कर रही हैं। तो रियलिटी में तो बच्चों ट्रीज मूव कर ही नहीं सकती। तो बेसिकली वो कहते हैं पेड़ों की आबादी के ग्रीन हाउस के आसपास सीमित होने के संघर्ष का वर्णन करती है। अगर हम बात करें पोएम के अंदर ट्रीज की, तो वो ये बताते हैं कि ट्रीज किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। ये वही सेम बात हो गई कि जैसे देश की औरतें या जो दुनिया में औरतें हैं वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। वो बेचारे भी एक संघर्ष में फंसी हुई हैं कि हमारी जिंदगी भी वैसी है, हम भी कुछ नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। वृक्षों के माध्यम से कविता ग्रीन हाउस के रूप में भाषा की को अनुपयुक्तता का प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से, यानी वो यूज करते हैं इसको एज अ मेटाफॉर कि किस तरीके से ट्रीज जो हैं वो अपने आप को फ्री कराना चाहती हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो बच्चों ये पोएम दिखाता ही है, साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि ये विमेन के ऊपर भी है कि कहीं ना कहीं ये ट्रीज जो है वो विमेन का सिंबल है कि किस तरीके से विमेन देश की, दुनिया की, वो भी बड़ी सारी परेशानियों को इन पेड़ की तरह झेल रही है, वो भी पेड़ों की तरह बाहर निकलना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं। कवियत्री पेड़ों के पलायन की गवाह है लेकिन तमाशे में कुछ वह बोल नहीं सकती हैं, वह खुद को दूर कर रही हैं। वह कहती है कि मतलब मैं भी इन पेड़ जैसी ही हूं कि मैं भी अपने आप को चाहती हूँ कि मैं भी धीरे धीरे, जैसे पेड़ निकल के कभी शीशों को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, रात को यहाँ थे कल सुबह कहीं और होंगे, वैसे ही मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, हम औरतों की भी कुछ इच्छाएं हैं। वह बैठकर लिख भी सकती हैं और वह कहती है कि जो चाहे इन पेड़ों के नीचे कर सकती हैं। कविता में पेड़ कवि के घर में है, बरामदे में फर्श के दूसरे खुद को अलग करने के लिए उनकी जड़ें पूरी रात काम करती हैं। तो इसे यहाँ पे पोएम जो है ना, पोएम के अंदर इनके जो घर के जो पेड़ है वो इनके घरों की जड़ों में है, ठीक है, क्या है, घर की जड़ों में है और पूरी रात वो पेड़ काम करते हैं अपने आप को उनकी दरारों से अलग करने के लिए। जिस तरीके से औरतें दिन रात मेहनत करती हैं
जितना उनसे होता है फीमेल्स करती हैं कि ठीक है हम लोग अपने आप को कुछ निकल जाएं, चीजों से बाहर निकल जाएं, कुछ बड़ा बनकर दिखाएं जो हम बनना चाहते हैं। पत्ते शीशे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक खुला दरवाजा रात के लिए है और पूरा चांद और आकाश वक्ता के लिए उपलब्ध है। और वो कहते हैं कि पत्ते जो है वो शीशे तोड़कर निकलना चाहते हैं। जिस तरीके से औरतें सारे के सारे प्रेजुडिस, सारे के सारे बुराइयां, इन सब चीजों को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं और वह आकाश के लिए और सब कुछ है, मतलब दे हैव अ स्काई टू मूव, यानी उनके पास पूरा आसमान है, उनके पास इमेंस स्पेस है। जिस तरीके से पेड़ अगर अपने स्पेस से निकल जाते हैं, अपने जगहों से निकल जाते हैं, तो उनके पास ही पूरा वर्ल्ड है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे यहाँ पर औरतों के लिए होगा। ये पेड़ उसी समय है जिसे दरवाजे के माध्यम से पत्तियों की गंध अभी भी वापस आकर अंदर पहुंचती है। तो इसे भले ही वो वहां से चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ आफ्टर इम्पैक्ट तो रह ही जाता है। तो बेसिकली ये पोएम कहती है कि ट्रीज यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कभी मानो कि यहाँ पर मून जो है वो क्राउन ट्री के ऊपर ही बैठा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो बेसिकली देखा जाए बच्चों, तो ये पोएम जो है ना, ये एक सिंबॉलिक है कि किस तरीके से ट्रीज घरों के अंदर से बाहर निकलती हैं, जिस तरीके से औरतें अपनी घरों से निकल के बाहर जाती हैं अपनी फ्रीडम को जीने के लिए, अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। समझ में आ गया बच्चों? ये बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी पोएम है और इस पे कुछ सवाल है हमारे पास, जिसमें से सवाल देखेंगे तो शायद पोएम और समझ में आएगी। वो कहते हैं जो हमारी पोएम है द ट्रीज, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी वो ट्रीज किसके चीज के लिए लिखी गई है। जो सेंट्रल आइडिया है वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मैन एंड नेचर, कि किस तरीके से इंसान और नेचर, और साथ ही साथ हमारा अगर इस पे सेंट्रल थीम पूछ रहे हैं, वो आप लोगों से मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं पूछ रहे, तो वो कहते हैं प्लांट इज ब्रॉट इनसाइड द हाउस व्हेन इट इज अ सैपलिंग। पेड़ को घर में तब लाया जाता है जब एक छोटा सा पौधा होता है, फिर वहां से वो ट्री बनता है और वो सफोकेट हो जाता है अपने लिमिटेड स्पेस से, जिस तरीके से विमेन हो जाती है। और जिस तरीके से हमने किसको देखा था, हमने अमांडा को भी देखा था कि किस तरीके से वो अपने लिमिटेड स्पेस ऑफ लाइफ में कन्फाइंड थी और फंसी हुई थी। सो इट डिपार्ट्स टू फील फ्री, तो वो पेड़ जो है वो वहां से निकल जाता है अपनी जिंदगी को ऐश में जीने के लिए। और वैसे ही विमेन को हाईलाइट करते हुए भी एक पोएम है। ये ट्रीज जो है दे आर मूविंग आउट टू ऑक्यूपाई द एम्प्टी फॉरेस्ट। अब वो पेड़ है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं एम्प्टी फॉरेस्ट को अपने अंडर करने के लिए, वहां पर अपना राज करने के लिए। जैसे औरतें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही हैं। मेड सो बाय मैन्स इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, और एक खाली हिस्सा जो है ये आदमियों के ट्रीज को गिराने की वजह से हुआ है। ह्यूमंस मस्ट अंडरस्टैंड द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ देयर एक्शंस। इस तरीके से लोगों को अपने नेगेटिव इंपैक्ट देखने चाहिए अपने एक्शंस का कि उन्होंने क्या किया है, बिकॉज नेचर के भी अपने कुछ तरीके होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। ये तो क्या था बच्चों, ये इसका लिटरल मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन था। अगर मेटाफोरिकली देखा जाए तो ये विमेन को भी हाईलाइट करता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कुछ जगहों पे विमेन को बिल्कुल पछाड़ के साइड कर दिया कि नहीं ये काम औरतें नहीं कर सकती, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट्स। अब भैया हमारी प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली कोई यूएस की कोई जज, कोई लेडी थी, वो हॉस्टन था, हॉस्टन नाम की जगह है, वहां पर पैदा हुई थी और अभी इस समय वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट की है, जो उनका मेन कोर्ट होता है, वहां की जज बनी है रिसेंटली। तो इस तरीके से लेडीज या औरतें जो है वो अपने आप को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, वो उन एरियाज को एक्सप्लोर कर रही है जो आदमियों ने उनके लिए कभी खोले ही नहीं थे, जैसे लोगों ने पेड़ काट काट के छोटे कर दिए। जस्टिफाई द रिवोल्ट ऑफ ट्रीज एंड स्टेट द टू वैल्यूज विच मैन शुड पोजेस टू स्टॉप द रिवोल्ट। वे कहते हैं ट्रीज की जो लड़ाई है उसको बताओ कैसे, और दो तरीके ऐसे बताओ कि जिससे लोग अपने आप को इससे फ्री करा सकते हैं। अब वो कहते हैं ट्रीज इनसाइड द हाउस गेट सफोकेटेड एज दे ग्रो। वो पेड़ जो है वो बड़ा ही अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं, घुटने लगते हैं जब वो घर में उगते हैं, और वहां से वो अपने आप को फ्री कराना चाहते हैं और वरांडा के फ्लोर से कहीं पे भी निकल जाना चाहते हैं। एंड द लीव्स स्ट्रेच आउट एज इफ टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास, ताकि वो ग्लास को तोड़ते हुए अपनी वो जो उनका बैरियर लगा हुआ है उनके आगे, क्या है उनका जो बैरियर लगा हुआ है उनके आगे, उसको तोड़ के वहां से निकल पड़े। दे आर जस्टिफाइड देयर रिवोल्ट। और मैन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन भी अपनी लाइफ में समझना चाहिए। How does the poet describe the night? और उसे कैसा लगता है? अब वो कहते हैं जब नाइट का टाइम है, the night is fresh, रात अभी भी एकदम ऐसे फ्रेश सी है, there is open sky, खुला आसमान है, मून शाइन कर रहा है, poet feels the smell of leaves and lichen है, वो भी उनके कमरों में आ रही है, and her head is full of whispers, यानी she is thinking something, वो कुछ सोच रही है,
बिकॉज उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यू नो क्या हो रहा है. शी वॉज ट्राइंग टू सी कि आ कहां से रहा है, बट शी थिंक्स दैट द नेक्स्ट डे देयर विस्पर्स विल बी साइलेंट, बिकॉज अभी उनके दिमाग में कुछ टर्मोइल है, कुछ सोच रही, कुछ करना है, लेकिन अगले दिन तक वो काम हो चुका होगा एंड शी विल बी quiet because trees are working day and night to get themselves free. In the same way जो लोग हैं वो भी दिन रात काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली औरतें अपने आप को फ्री कराने के लिए. How does the poet describe the growth of trees inside the house? अब वो कहते हैं घर के अंदर पोएट अपनी ट्रीज की ग्रोथ को कैसे दिखाता है. The trees grow in pots and pans. हमारे घर में ट्रीज जो है वो छोटे छोटे पॉट्स एंड पैन्स में उगाने शुरू करे थे. अब यहाँ पर उनकी जो लीव्स थी, जो उनकी रूट्स थी, वो बहुत ही क्रैम्ड, बड़ा ही घुटा हुआ सा महसूस कर रही थी. ये रूट्स चाहती थी कि वो भी अपने आप को फ्री कराएं बिकॉज उनका कैपेबिलिटी, उनका कैलिबर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उन्हें एक छोटी सी जगह में रखा हुआ है. द लीव्स नीड लाइट बिकॉज जो लीव्स है उनको रोशनी चाहिए. सो दे मूव टूवर्ड्स द ग्लास, तो इसीलिए वो ग्लास की तरफ जाते हैं. लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये भी हमारी जगह नहीं है, तो वो निकल जाएंगे यहाँ से भी. और जो ट्विग्स और स्टिफ ट्विग्स जो है, यानी जो तिनके हैं, वो अभी भी स्टिफ है, यानी अभी भी जकड़ी हुई है. एंड द बोज आर लाइक द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. जिस तरीके से नया नया डिस्चार्ज पेशेंट से थका हुआ, हारा सा, स्टिफ से उसकी बॉडी होती है, वैसे ही यहाँ पर वो कहते हैं कि वो एकदम नए डिस्चार्ज पेशेंट जैसे लग रहे हैं जो क्लिनिक रूम से अभी भी बाहर आए हैं, वीक एंड स्टिफ और रिजिड. समझ में आ गया बच्चों? Why does the poet use the metaphor of newly discharged patients? वो newly discharged patients क्यों बोलता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है. अब पेशेंट फील डिप्रेस्ड इन दी हॉस्पिटल. एक पेशेंट को बड़ा ही डिप्रेसिंग सा फील होता है वह हॉस्पिटल में, जैसे यहाँ पे प्लांट्स को उसमें रहकर हो रहा है. जैसे ही वो रिकवर करता है, ही इज ईगर टू लीव दी हॉस्पिटल. वो इंसान जो है वो उस हॉस्पिटल को छोड़ के वहां से निकलना चाहता है कि आसिफ बस भैया मेरे को यहाँ पर और नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाने दो, जस्ट काइंडली अलाउ मी टू गो फ्रॉम हियर. ही रशेस टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर. मतलब बस मैं निकल जाऊं यहाँ से, मेरे को वापस नहीं आना, जिस तरीके से प्लांट्स करते हैं. इन द सेम वे द प्लांट्स इन द पॉट फील सफोकेटेड. वो जो प्लांट्स है उन्हें भी सफोकेटेड फील होता है जैसे औरतों को होता है. दे फील डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट लाइट. यहाँ पर प्लांट्स को लाइट और लेडीज की लाइफ के अंदर गाइडेंस या कोई चांस, उनको कोई मौका ही नहीं मिलता, तो वो बेचारी करेंगी क्या. So they stretch themselves towards the glass door. तो इसीलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो ग्लास डोर की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करें कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. There will be something that I will be able to get. कुछ तो मैं ऐसा निकाल ही लूं या मिल ही लूं जिससे मैं अपने आप को जिस तरीके से मैं अपने आप को फ्री करा के यहाँ से कहीं तो जा सकूं, कहीं तो निकल सकूं. अब देखते हैं बच्चों इसके लॉन्ग क्वेश्चन. How does the poem The Trees make a strong plea against deforestation? अब यहाँ पे पेड़ों की व्यथा की अगर बात की जाए तो वो डिफॉरेस्टेशन, ये पेड़ों को काटने के खिलाफ जो है, वनों की कटाई को लेकर क्या मैसेज देती है. ये जो पोएम है ना द ट्रीज, ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. ये इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है ट्रीज का. व्हेन द पोएट सेज विदाउट ट्रीज देयर विल बी नो शैडो. बिकॉज अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कोई शैडो ही नहीं होगी. जैसे दुनिया में औरतें ही नहीं होंगी तो दुनिया का वजूद ही नहीं हो सकता, दुनिया खत्म हो जाएगी. नो फॉरेस्ट, नो प्लेस फॉर बर्ड्स टू सिट, नो प्लेस फॉर इंसेक्ट्स टू हाइड. और रियलिटी में अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं होगा. एज अ सैपलिंग, एक पौधे के तौर पे द प्लांट्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग. जब पेड़ एक पौधा होता है तो वो अपने आसपास की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाता है, और जब वो बड़ा होता जाता है तो वो हो सकता है कभी किसी का घर भी बन जाए इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री हाउस. यानी ट्री अपने आप में एक बेनिफिशियल चीज है, उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा. Thus, in the poem, the trees are welcomed by strong winds and the moon. तो इसीलिए ट्रीज जो है वो यहाँ पे लोगों ने वेलकम करी है स्ट्रॉन्ग विंड्स और मून के थ्रू, कि ठीक है वो भी उनका स्वागत करे कि तुम भी आओ. The poet does not want to mention the departure of the forest as she feels guilty for merely looking silently as them as they depart. अब वो कहती है कि मैं उन फॉरेस्ट को जाते हुए नहीं देखना चाहती, यानी मैं उन्हें कट होते हुए नहीं देखना चाहती. इन दिस वे वो बताती है कि हम इंसान जो है बड़े ही थैंकलेस हैं, कि पेड़ जो हमें इतना कुछ देते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हैं उनकी तरफ. हम बिल्कुल ही थैंकलेस हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है. समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं हम लोग फॉर एन ग्रेगरी. एन ग्रेगरी ना बच्चों एक बड़ी ही और इंटरेस्टिंग चीज को, जैसे हमने अमांडा में फिजिकल ब्यूटी को देखा था, ट्रीज में हमने फ्रीडम को देखा था, यहाँ पर वापस से एक बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस का यूज देखा जाएगा, वो है फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार.
कि किसी भी इंसान का जो लव होता है ना वो बहुत ही ट्रांजिएंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है बच्चों टेम्पररी। बच्चों का नहीं, लोगों का जो प्यार होता है ना वो बड़ा ही टेम्पररी होता है। यार ये सुंदर है, यार ये बहुत सुंदर है, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इसको तो मैं पाकर रहूंगा या इसको तो मैं पाकर रहूंगी, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, तो दिस इज द पर्सन आई रियली वांट इन माय लाइफ। तुम्हें नहीं पता वो इंसान शक्ल का तो अच्छा है, लेकिन जब बेचारे का या बेचारी का मुंह खुलेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी नर्क होने वाली, यू नेवर नो दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद यू, राइट। तो वैसे ही फॉर एन ग्रेगरी इस चीज को हाईलाइट करता है कि फिजिकल अपीयरेंस आज है। जो इंसान मेरे को मेरे बालों के लिए, मेरे चेहरे के लिए, मेरी सुंदरता के लिए प्यार कर रहा है, कल जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मेरे बाल ऐसे नहीं होंगे, जब मेरे दांत नहीं होंगे मेरे मुंह में, तब भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सेंट इनको बताता है एन ग्रेगरी को कि देखो एक चीज का आप हमेशा याद रखना, और आप लोग भी याद रखना, नोबडी इज गोइंग टू लव यू फॉर एवर, एवरीबडी लव्स यू फॉर द वे यू लुक, फॉर द वे यू आर, लेकिन इट इज ओनली गॉड, सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो आपको पसंद करेंगे आपकी रियलिटी के लिए, एंड नॉट फॉर द वे यू लुक। जैसे आप दिखते हैं उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, आपके अंदर क्या है, आपके दिल में क्या है, आपकी भावनाएं कैसे हैं, भगवान को उससे फर्क पड़ता है। विलियम बटलर यीट्स ने कई प्रेमी कविताएं लिखी है, यानी कई रोमांटिक प्रेम कविताएं, यानी काफी लव पोएम्स और रोमांटिक पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। रोमांटिक यहाँ पर नॉट इन द सेंस वो लड़का लड़की वाला रोमांटिक, लेकिन यहाँ पर नेचर से रिलेटेड और बहुत ही ज्यादा इमोशंस को हाईलाइट करते हुए उनकी पोएम आती हैं। एन ग्रेगरी के लिए उनकी सबसे अच्छी और सुंदर कविताओं में से एक है फॉर एन ग्रेगरी। यह कविता एक वक्ता के बीच बातचीत के रूप में है, जो स्वयं कवि भी हो सकता है, कि जो एन ग्रेगरी जिनसे बात करिए हो सकता है वो कवि ही हो, या यानी कि प्रेमी या मित्र को शायद स्वयं या एन ग्रेगरी। अन्य वक्ता इस विश्वास में हो सकते हैं कि युवक एनी के साथ बाहरी सुंदरता के लिए प्यार करता है। जो सामने वाला है वो बताते हैं कि देखो कोई भी तुमसे अगर प्यार करता है तो वो तुम्हारी बाहरी सुंदरता के लिए, जैसे तुम दिखते हो उसके लिए तुम्हें पसंद किया जा रहा है। लेकिन यह वक्ता शायद एन ग्रेगरी जो खुद है का कहना है कि बाहरी सुंदरता वास्तविक नहीं है, ये रियल नहीं है। सुंदर तो कोई भी बन जाएगा, 4 लेयर मेकअप लगा दो तो ऐसी हीरोइन बन के निकलेगी, अंदर से कोई देखा ना होगा कभी जिंदगी के अंदर, ऐसा भाई होगा कि देखा ना होगा, तो वो देखा ना होगा नहीं करना ना हमें। द मोमेंट आप वो मेकअप उतारोगे, द मोमेंट द पर्सन इज गोइंग टू कम बैक इन द रियल सेल्फ, खत्म ना, टाटा बाय बाय हो जाएगा खेल इंसान का। सुंदरता कब तक है? जब तक ऐसा है, ठीक है, अब मुंह खोलोगे ऐसे बोलेगा तो समझ थोड़ी आएगा, राइट। यानी अगर इंसान नॉर्मल है लेकिन मुंह खुलते ही वो गुड़ गोबर कर देगा तो ऐसी सुंदरता का क्या काम। इसलिए युवा व्यक्ति को उसे अपने लिए ही प्यार करना चाहिए। अगर किसी को प्यार करना है, इफ यू रियली वांट टू लव समबडी, डू नॉट लव देम फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस। वो कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये फिजिकल अपीयरेंस आज है कल नहीं। यू नेवर नो, कल आप बुढ़े हो जाओगे, आपके दांत टूट जाएंगे, तब क्या करोगे? तब कहाँ गई वो फिजिकल ब्यूटी जिसके लिए आपने सामने वाले को प्यार किया था, वो तो खत्म हो जाएगी। तो किसी को भी उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार मत करो। वो एक गाना है ना, तो खूबसूरत तो है लेकिन दिल लगाने के लायक नहीं है, वही वाली लाइन है कि शक्ल तो बहुत अच्छी है लेकिन अगर दिल अच्छा नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं होने वाला। इसलिए इफ यू रियली वांट टू लव समवन, डू नॉट लव देम फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस। उनके चेहरे से प्यार मत करो, उनकी सीरत से प्यार करो कि वो इंसान कैसा है। इस कविता में कवि एक प्रेमी के स्त्री के प्रति प्रेम का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। प्रेमी को महिला के बालों का पीला रंग पसंद आ गया। जो आदमी है यहाँ पर, उसको इस औरत के बालों का पीला रंग बड़ा चलता था कि अरे यार इसके पीले बालों का तो मैं दीवाना हूं। लेकिन उसकी प्राचीर पसंद, एक सेकेंड हो, लेकिन उसकी प्राचीर पसंद नहीं है, मतलब यह कान के चारों ओर बाल, इसलिए महिला उसके प्यार को मंजूर नहीं करती। तो वो ये कहती है कि भैया देखो इसका जो प्यार है ना मेरे लिए वो रियल नहीं है, वो सिर्फ ये है कि मेरे बाल सुंदर है, मेरे बाल मेरे कानों पे आते तो उसको अच्छा लगता है, ये मुझे प्यार नहीं चाहिए, ये प्यार मेरे को चाहिए का ही नहीं है। वह ऐसे प्रेमी की कामना करती है जो उसके आंतरिक गुणों के लिए, यानी उसकी इंटरनल ब्यूटी के लिए, उसका दिल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके लिए अगर उसको पसंद करे तो वो एक ऐसा आदमी अपनी जिंदगी में चाहती है कि उसे इंसान उसके आंतरिक गुणों के आधार पर प्यार करे, ना कि उसके बाहरी और शारीरिक रूप से। वह कहती है कि उनके पीले बाल अस्थायी है, यानी वो टेम्पररी है, वो आज है और कल नहीं, हो सकता है वो बालों का रंग चेंज करा के कुछ और करा ले, इसलिए वह जल्दी उन्हें भूरे या काले या गाजर दूसरे रंग में रंगवा सकती है। तो आज आदमी जो मुझे सिर्फ मेरे पीले बालों के लिए प्यार कर रहा है, इन पीले बालों को मैं बदल दूं तो क्या फिर भी वो मुझसे प्यार करेगा? वो नहीं करेगा। यानी उसका जो प्यार था वो सिर्फ मेरे बालों तक के लिए था कि मैं उन बालों में कैसी दिखती हूँ, रियलिटी में उसको मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह वह अपनी
आंतरिक सुंदरता के कारण अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। तो अगर आपको चाहते हो कि आपको सच्चा प्यार मिले, तो यू हैव टू लव द पर्सन फॉर व्हाट दे आर एंड नॉट फॉर द वे दे लुक। फिर कवि कहता है कि केवल भगवान ही हम सब मनुष्यों को हमारी आत्मा और हमारी आंतरिक गुणों के आधार पर प्यार करता है, और उसके अलावा देयर इज नो अदर पर्सन, नो अदर एंटिटी, नो अदर ह्यूमन बीइंग जो आपको सिर्फ आपके नेचर के लिए प्यार करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं द पर्सन इज गोइंग टू लव यू फॉर योर फिजिकल ब्यूटी। आप मोटे हो, नाटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, कहीं ना कहीं वो चीजें आर गोइंग टू इफेक्ट ऑन द पर्सन हु लव्स यू। भगवान ही है जो आपको इनडिस्क्रिमिनेट प्यार करेंगे, जो क्या करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट लव करेंगे, यानी आपको आपके अपने डिस्क्रिमिनेट लव यानी आपको अपने लिए पसंद करेंगे, लेकिन हमारे शरीर और भौतिक सुविधाओं के आधार पर नहीं। निसंदेह निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा होता है, और सच्चा प्रेम ईश्वर ही कर सकता है, उसके अलावा वो प्रेम हमें कहीं से नहीं मिल सकता। कवि का विचार है कि अधिकांश लोग दूसरे को केवल इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वे उनके भौतिक गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, यानी उनके जो दिखने वाले जो उनके वे हैं, जिस तरीके से वो दिखते हैं, द पर्सन ओनली लव्स द अदर वन फॉर द वे दे लुक एंड ना कि वो अंदर से कैसे हैं। इस प्रकार व्यक्ति के वास्तविक मूल्य की तुलना में त्वचा का रंग और बालों का रंग हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जस्ट बिकॉज कोई सामने वाले को प्यार इसीलिए कर रहा है कि भैया वो कैसा दिखता है, तो उसके बालों का रंग, उसके चेहरे का रंग, वो मोटा है, पतला है, नाटा है, कैसा भी है, वो उसके बेस पे आधारित होने लगता है, ना कि वो इंसान जेन्युइनली कैसा होगा। इसका मतलब है कि हम शायद कभी लोगों को अकेले हम अपने लिए उन्हें प्यार नहीं करते, अकेले अपने लिए यानी उनके इंटरनल सेल्फ के लिए हम उन्हें कभी भी प्यार नहीं करते कि उनका नेचर कैसा है। कहीं ना कहीं वो कैसे दिखते हैं वो बीच में आ ही जाता है। यहां तक कि सुंदर एन ग्रेगरी भी नहीं चाहती कि उसकी भारी सुंदरता या उसके सुंदर पीले बालों के कोई दुर्लभ गुणों के लिए उसे पसंद किया जाए या प्यार किया जाए। वह चाहती है कि ये सब छोटी सोच है, जो छिछली सोच है, वो उन्हें जिंदगी में नहीं चाहिए। वो चाहती है कोई ऐसा इंसान उन्हें मिले, कोई ऐसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में आए जो उन्हें पसंद करे उसके लिए जैसे वो रियलिटी में है। छिछली सोच वाले लोग केवल शारीरिक सुंदरता को ही पसंद करते हैं। द मोमेंट वो कहते हैं ये तो नाटी है, ये तो मोटी है, तो पतली है, तो काली है, ये गोरी है, ये ऐसी है, लेकिन वो कैसी है दिल से वो किसी ने नहीं पूछा। बल्कि हमें किसी महिला के प्रेम में पड़ने से पहले आध्यात्मिक सुंदरता की तलाश करनी चाहिए। नॉट दैट कि वो सुंदर है, नेचर भी तो देखो। शारीरिक सौंदर्य तो केवल एक भ्रम और क्षणिक है, यानी वो भ्रम है, यानी वो एक इल्यूजन है, और इल्यूजन, एक सेकेंड, वो एक इल्यूजन है और क्षणिक है, यानी फॉर सम टाइम है, ठीक है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं रहने वाला। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग केवल त्वचा और बालों के रंग से ही आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, इट इज नॉट फॉर द पर्सन यू आर, इट इज फॉर द वे यू लुक। समझ में आया? तो अब आया बच्चों, देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब वही इन पोएम्स में ना सेंट्रल आइडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो पूछते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है फॉर एन ग्रेगरी का। ये पोएम जो है ना, ये एक आइडिया को हाईलाइट करता है कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो जरूरी हो सकती है यंग मैन और ह्यूमन बींग्स के लिए, बट गॉड तुम्हें तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करते, दे लव यू फॉर द वे यू आर। इन दिस पोएम पोएट एक एग्जाम्पल देते हैं एक लवर का हु लव्स द येलो हेयर ऑफ अ यंग लेडी, जो एक औरत की येलो बालों से, उन्हें रैम्पैट्स बोला गया, उनसे प्यार करता है, एंड डज नॉट लाइक हर रैम्पैट्स। उसके बालों का रंग जब बदल जाता है तो उसको उसके बाल पसंद नहीं आते। द लेडी डिसअप्रूव्स दिस लव, और वो कहती है कि नहीं भैया, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में जो मुझे मेरे एक बालों का रंग के लिए पसंद करेगा और दूसरे के लिए रिजेक्ट कर देगा। कल को मैं वापस से पीले करा लूंगी तो वापस से मेरे पास आ जाएगा, मैं फिर नीले करा लूंगी तो चला जाएगा। ऐसा प्यार मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी। मैं पोपटलाल नहीं बनना चाहती। What does the woman say she can do to make herself more desirable to young men? वो कहती है तो वो अपने आप को और कैसे सुंदर बना सकती है आदमियों के आगे या लोगों के आगे। वो कहती है कि वो अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, कोई भी रंग दिखा सकती है ताकि उसको आदमी और इंपॉर्टेंस दे ओवरऑल फिजिकल ब्यूटी देन इनर ब्यूटी, लेकिन वो ये चीज नहीं करना चाहती। शी डजंट वांट टू डू दिस, वो ये काम नहीं करेगी, बस वो एक एग्जाम्पल दे रही है। डजंट वांट टू, वो ये काम नहीं करना चाहती, वो अलग रहना चाहती है। वो कहती है कि नहीं भैया, ये मेरे बस का काम नहीं है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में से क्या क्या आ सकता है? द पोएट इन द पोएम फॉर एन ग्रेगरी कन्वेज कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इनर ब्यूटी एंड नॉट फिजिकल ब्यूटी। इसको पोएम के आधार पर समझाओ। ये कन्वर्सेशन जो है वो एन ग्रेगरी और एक और स्पीकर के बीच में होती है। पोएट ने ये दिखाने का शो किया कि भैया इनर ब्यूटी जो है वो रियल ब्यूटी है, वेयर एज फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकती है और अनइम्पॉर्टेंट है।
तो पहला स्पीकर सेज टू एन दैट यंग मैन लव हर फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड may never love her for what she really is. उसने बोला कि देखो लोग तुम्हें प्यार करते हैं तुम्हारे येलो बालों के लिए, ना कि उसके लिए कि तुम कैसे हो. इसमें एन कहती है कि उसका हेयर कलर तो कभी भी चेंज हो सकता है ब्लैक ब्राउन कैरेट में, मीनिंग कि जितनी भी ब्यूटी है वो एक्सटर्नल ब्यूटी है, वो बाहरी सुंदरता है और सुपरफिशियल है. सुपरफिशियल है का मतलब क्या है, वो परिवर्तनशील है, वो उसमें बड़ी जल्दी परिवर्तन लाया जा सकता है. और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आदमी मुझे इन चीजों के लिए प्यार करे कि मैं कैसी दिखती हूँ. थ्रू एन्स रिप्लाई पोएट क्लियर कर लेते हैं कि जो एन है उसकी प्रेफरेंस इंटरनल ब्यूटी की है, कि आदमी ऐसा हो जो उसको उसके नेचर के लिए प्यार करे, ना कि वो कैसी दिखती है. ठीक है, यानी वो उसको प्यार क्या करे, उसकी फिजिकल ब्यूटी पे ना करके नेचुरल ब्यूटी पे करे. तो हमने अमांडा की जो मेन थीम देखी बच्चों, जो उसका सेंट्रल आइडिया था वो था फ्रीडम एंड द मीनिंग ऑफ अपब्रिंगिंग. कि अपब्रिंगिंग क्या होती है और उसके पेरेंट्स ने उसकी अपब्रिंगिंग बेचारी की कैसी कर दी. ट्रीज जो है वो 2-3 चीजों को हाईलाइट करता है. वो आपका डिफॉरेस्टेशन को हाईलाइट करता है, ये हमारे नेचर के इम्बैलेंस को, यानी इनह्यूमेन नेचर को, हमारे लोगों के जो जो हम लोगों का इनह्यूमेन नेचर है उसको हाईलाइट करता है कि हम किस तरीके से गलत व्यवहार करते हैं नेचर के साथ. उसके बाद विमेन्स कंडीशन इन सोसाइटी को हाईलाइट करता है कि औरतों की क्या कंडीशन है सोसाइटी के अंदर. और लास्ट के अंदर हमने जो पोएम करी कौन सी, जिसका नाम था एन ग्रेगरी. इसके अंदर बच्चों हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा इनर ब्यूटी holds more importance मैंने क्या लिख दिया, ये more importance than the way you look. जैसे आप दिखते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो. ये 3 पोएम्स हमने आज कवर करी, काफी सिमिलर मीनिंग वाली, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, हमने तीनों में विमेन का केस डिस्कस किया है कि औरतों के साथ क्या क्या चीजों के बारे में, लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, डिफॉरेस्टेशन, इंसानों के नेचर के बारे में. ये तीनों पोएम्स जो थी ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती हैं. क्या करती है, ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करने वाली, इंसानी नेचर को दिखाने वाली 3 पोएम्स हमने आज कवर करी है. आई होप यहाँ तक बच्चों किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा. किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है अपने डाउट पूछने के लिए. डू लेट मी नो योर डाउट्स, बता देना. किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, वील क्लियर दैट आउट. इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में और नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. तब तक बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन हियर.